हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। ये पार्ट 2 है। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंड पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट जितने भी चीज़ है ना, उस फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना भी चीज़ था हमें पढ़ने के लिए, ठीक है, जितना भी चीज़ हमें पढ़ने के लिए था हमने सभी पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट में प्रोटीन के बारे में जितना एनालिसिस करना है वो हम करेंगे। ये छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये तो 21 मिनट का हो गया था, लेकिन ये कुछ हल्का ही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है। किससे? एमिनो एसिड से बना होता है। अब जो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना, तो 2 टाइप्स के एमिनो एसिड हमें पढ़ने को होता है। कौन कौन से एसिड हमें पढ़ने को होते हैं? तो पहला एसिड का नाम होता है, जिसे आप कह सकते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के द्वारा सिंथाइज्ड नहीं होते, सिंथेटाइज नहीं होते, इनका सिंथेसिस बॉडी के द्वारा नहीं होता। और नॉन इनर्शियल एमिनो एसिड उन्हें कहते हैं जो कि बॉडी के द्वारा सिंथेसिस जिनका होता है। मतलब वैसे एसिड्स, वैसे एसेंशियल एमिनो एसिड जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी के द्वारा होता है उन्हें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और जिनका नहीं होता हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसिस उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो एसेंशियल एमिनो एसिड 9 टाइप्स के होते हैं, 9 प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। ये 9 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपका एग्जामर है, अगर ये चाहे तो ये 9 से आपके सवाल बना सकता है, ठीक है। वे पूछ सकता है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, वो पूछ सकता है। तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ कौन कौन से हैं? तो ल्यूसाइन है, आइसोल्यूसाइन है, लाइसिन है, मेथोनाइन है, ठीक है, पेंटलाइनाइन है, थायरोइन है, ट्राई ट्राई ट्रेप्टोफैन है, वेलाइन है और हिस्टिडीन है, ठीक है। ये सभी, ये 9 जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्जिनाइन एंड हिस्टिलिडीन आर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दे आर पार्शली सिंथेटिक्ड बाय आवर टिश्यू। ये भी सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करें ना कोई भी, तो आप बता दीजिए कि अर्जिनिनी और हिस्टिडीन। अर्जिनिनी और हिस्टिडीन जो है ना, वो जैसे हिस्टिडीन ये वाला और अर्जिनिन, ये सभी सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है, क्योंकि ये हमारे टिश्यू के द्वारा काफ़ी आसानी से सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। टिश्यू हमारा बना सकता है इसे। आगे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कुछ ऐसे हैं कि पहला है एलिनाइन, दूसरा है एस्परिगिन, तीसरा है एस्प्रेटिक एसिड, चौथा है साइस्टीन, पांचवा है ग्लूटामिक एसिड, छठा है ग्लूटेमाइन, सातवां है हाइड्रोक्सीप्रोपनाइल और आठवां है ग्लाइसिन, नौवां है प्रोलीन, 10वां है सीरीन। सीरीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सीरीन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सीरीन है वो क्या है जी? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स का ही पार्ट है। थायरोक्सिन, ये भी सीरीन और थायरोक्सिन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप स्टार मार के ये लिख लीजिए कि सीरीन एंड थायरोक्सिन आर पार्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और इसके बाद 13वां में अर्जिनाइन और 14वां में साइटिन है। तो इस तरह से 14 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड से आपके पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, जो कि बॉडी के द्वारा ये सब जो है ना 14 एसिड हमारे बॉडी के द्वारा खुद ब खुद ही बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए तो प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, काफ़ी आसानी से पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से। बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर वॉलेंट्स जस्ट लाइक पेट्रोलियम, इथर, बेंजीन एंड इथर। लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं कहाँ? जो जिसके नॉन पोलर सॉल्यूशन जो होते हैं ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल इथर हो गया, बेंजीन और ये सब इथर हो गया ना, इसमें ये नहीं घुलते हैं। जो हमारा जो ये सब है ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते हैं। जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, नॉन पोलर सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। ये सॉल्वेंट आप कह सकते हैं पोलर, पेट्रोलियम ईथर आ गया, बेंजीन या ईथर, ये सब में वो नहीं घुलते हैं।
आगे चलते हैं तो एमिनो एसिड्स हैव लार्जर डाइपोल मोमेंट्स। एमिनो एसिड के पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाइपोल मोमेंट होता है, लार्जर डाइपोल मोमेंट होता है। और किसकी अपेक्षा? तो सिंपल एमाइंस और सिंपल एसिड। सिंपल एमाइंस से सिंपल एसिड से एसिड के कंपैरिजन में उनके पास लार्जर डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। जैसे कि ग्लाइसिन हो गया जिसका म्यू 14D होता है, प्रोपेलामाइन हो गया जिसका म्यू 1.4D होता है, ठीक है। प्रोपेनाइक एसिड हो गया जिसका म्यू 1.7D होता है। ग्लाइसिन हो गया H3NCH2COO माइनस CH3CH2CH2NH2 प्रोपेलामाइन CH3CH2। ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CH3CH2COOH जिसे आप कह सकते हैं प्रोपेनाइक एसिड जिसका म्यू कितना होता है 1.D। इसका जो बेसिक फंडा मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि जो एमिनो एसिड होते हैं लार्जर डाइपोल मोमेंट उनका होता है, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिए, ठीक है। इनका जो ये सब नाम है ना, इनका ये याद रखिए, और इनका जो ये वाला नाम है प्रोपेलामाइन, प्रोपेनिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सब याद करिए, ठीक है। म्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। एमिनो एसिड आर लेस एसिडिक देन मोर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेस बेसिक देन मोर एमाइंस। होता ये है कि जो एमिनो एसिड कुछ एमिनो एसिड जो हैं वो अधिकांश कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं, मतलब लेस एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। और दूसरा, ये लेस बेसिक होते हैं किससे? तो एमीन से लेस बेसिक होते हैं। कुछ एमीन ऐसा होता है जो उनसे ज़्यादा बेसिक होता है, और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है जो एमिनो एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। आगे चलते हैं। द इनफैक्ट द एसिडिक पार्ट ऑफ द एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स इज NH3 ग्रुप। जो एसिडिक पार्ट होता है अमीनो एसिड का, जो एसिडिक पार्ट होता है ना, उनमें NH3 ग्रुप लगा होता है, ना कि COOH ग्रुप। मतलब NH3 ग्रुप लगता है, ना कि COOH। और उनका जो बेसिक पार्ट होता है ना, उनमें अमीनो एसिड का जो बेसिक पार्ट होता है ये इसमें लगता है COOH ग्रुप, ठीक है। नॉट ए फ्री NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप नहीं लगता। जैसे PKA हो गया, PKA5 हो गया, PKA4 हो गया, PKA10, और ये हो गया PKA12, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RCOOH, RNH2O और ये वाला, ठीक है। सिंपली आगे चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द एबोव प्रॉपर्टीज पॉइंट आउट टुवर्ड्स द सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। जो ऊपर वाले जितने भी हमने देखा ना, ये सब जो ऊपर वाले हैं उनमें हम सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, नमक की तरह स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें जैसे डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर हो गया। एमिनो एसिड में डाइपोलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमिनो एसिड में हमें कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं देखने को, ठीक है। एक्चुअली द ड्राई स्टेट एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन डाइपोलर आयंस जिसे ड्यूटेराइन या इनर सॉल्ट्स कहते हैं। ऐसे स्टेट में डाइपोल मोमेंट पाए जाते हैं अमीनो एसिड। जब मतलब अमीनो एसिड जो है ना ड्राई स्टेट में होता है तो डाइपोल आयन में पाया जाता है, या इसे हम कह सकते हैं ड्यूटेराइन या इनर सॉल्ट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द इनफॉर्म विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। COOH में जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है ना, एमिनो ग्रुप इज ऑल्सो एल्यूमिनियम आयन में पाया जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH में पाया जाता है, इसी तरह एमिनो जो ग्रुप होता है वो कहाँ? एल्यूमिनियम आयन जैसे NH3 में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से जो हमारा ये वाला था एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन पे कि प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो प्रोटीन को जो है ना इसे कैसे क्लासिफाई किया गया, तो ये 2 पार्ट्स से क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन को। पहला पार्ट है पॉलीमेरो ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, पॉलीमेरो ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, और दूसरा कनेक्टेड विद पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड से लिंकेज होता है, कौन सा बॉन्ड लिंकेज उनमें पाया जाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में की बात करें तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में होता है। पहला फैबुलोस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फैबुलस प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं रन पैरेलल, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। कैसे पैरेलल होते हैं? ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है। और ये सभी हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। मतलब कि ये जो है ना कुछ ऐसे 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 होते हैं, ऐसे होते हैं। और ये इनमें क्या कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड
पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये फेबुलस प्रोटीन के उदाहरण है। ठीक है, गैबुलर प्रोटीन कहते हैं कि नहीं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, फोल्डेड, लूप्ड एंड ट्विस्टेड, ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है ना, उनका जो चेन होता है वो कुछ ऐसे पॉलीपेप्टाइड होता है, मतलब कि अनसुलझे होते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड होते हैं, लूप्ड होते हैं, लूप बनाए रहते हैं और फोल्ड किए होते हैं। ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन या हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का ही उदाहरण है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ऐसा होता है, मतलब ट्विस्टेड होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। आगे चलते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोटीन को। पहला फर्स्ट 1 डिग्री स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और टर्ट स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इट इज यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ईच काइंड ऑफ प्रोटीन, मतलब इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, अमीनो एसिड का ये यूनिक सीक्वेंस होता है जिसमें प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फाउंड हियर। सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एग्जिस्ट इनटू टू डिफरेंट प्रोटीन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है। पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड। ठीक है, बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स में भी पाए जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलोपेप्टाइड चेन्स होता है। जो थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर होता है, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, वो सभी जगह से फोल्ड किए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स से रहते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं जी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पाए जाते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट से विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब स्पार्शियल अरेंजमेंट होता है, कोई अच्छा अरेंजमेंट फोर्थ डिग्री स्ट्रक्चर में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ 2 से ज़्यादा पॉली पेप्टाइड चेन होता है। पहला तो चेन ऐसे हो गया है ना, और दूसरा चेन ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक है, उलबुला जाता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज्ड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम सिंपली देखते हैं क्या है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जो स्टेबलाइज करने वाला सबसे मेन कारक कौन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज हो पाते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इन सभी का भी योगदान है अपने अपने तरह से। ठीक है ना, बट सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज, इसके बाद वंडरवॉल फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरे अट्रैक्शन। इसी में आता है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, उसमें क्या होता है कि नेटिव प्रोटीन डिस्टर्ब होता है किसके कारण, तो चेंज इन टेम्परेचर या पीएच वैल्यू के कारण। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आज जो होता है ना, प्रोटीन लॉस डियर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कम कर देता है। मतलब सिंपली आप ये समझिए ना कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन अपने ही स्टेट को खो जाता है, मतलब प्रोटीन का जो काम करना होता है ना, यही वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, द डीनेचुरेशन काउज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर बट 1 डिग्री रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब कि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर, इससे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रभावित होते हैं, बट डिग्री सेम रहता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के दौरान कौन कौन सा जो है ना, कौन सी डिग्री सेम होती है, तो फर्स्ट डिग्री सेम होती है और बाकी जो 2 और 3 डिग्री होती है वो डिस्टर्ब होती है। आगे चलते हैं, सिंपली इस तरह से हमने प्रोटीन के बारे में पूरा चीज़ जान लिया। ठीक है, लेकिन हम अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं जानते हैं, तो आप इसी में आ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट में टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में ये 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा, डीएनए और दूसरा आरएनए। ठीक है, डीएनए जो हमारे खून में होता है और आरएनए भी हमारा ब्लड में होता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है कि कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जो अनुवांशिक गुण होते हैं हमारे पाए जाते हैं। जैसे कोई कहता है कि बच्चा का चेहरा जो है ना अपने माँ की तरह दिखाई दे रहा है, पिता की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए देता है। दूसरा आरएनए जो होता है वो प्रोटीन से सिंथेटिक्स को कंट्रोल करता है। दूसरा कि जो डीएनए है वो उसमें शुगर यूनिट होता है जिसे 2 डेक्सो राइबोस कहा जाता है, और शुगर यूनिट उसका होता है राइबोस। आरएनए का शुगर यूनिट राइबोस होता है।
तीसरा है कि बेसेज आर एडेनाइन, थायमाइन, ट्रायोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है? एडेनिन हो गया, थायमाइन, साइटोनिन और ग्लाइकोइन होता है, ग्वानिन होता है। इट हैज डबल बाइंडेड स्ट्रक्चर इन बोथ चेन्स। लेकिन पहले स्टॉप फॉर सम टाइम। बेस जो होते हैं आरएनए में, तो बेसिस आर एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोनिन और ग्वानिन। दोनों में ही ग्वानिन पाया जाता है, आप जैसे देख सकते हैं। साइटोसिन और ग्लोनिन दोनों में ही आप देख सकते हैं। ठीक है ना, एड्रेनिन भी आप देख सकते हैं। सिर्फ यूरेसिल का अंतर होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ दिया था है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए और बेस में आरएनए में आपको डिफरेंस बताना है, तो ये सब आप लिख सकते हैं उस समय। ठीक है, तीसरा चौथा आप देख सकते हैं, इट है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आरएनए में होता है। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आरएनए में सिंगल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड होता है। अब देखते हैं कि इन बोथ चेन से बिटवीन ए एंड टी के बोथ चेन में, ठीक है, दोनों ही चेन में 2 हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंट। दोनों ही चेन में क्या होता है कि 1 और 2, ये रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि ए और टी के रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सी और जी। और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ए डबल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी एंड सी डिग्री जी में। दूसरा यही कि ऑन बेसिस ऑफ डियर फंक्शन, आरएनए के फंक्शन पे ये मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, जिसे एम आरएनए कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए जिसे टी आरएनए कहते हैं, और राइबोसोम आरएनए जिसे आर आरएनए कहते हैं। ये जो जानते हैं ये दोनों है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ डबल ट्रिपल स्टार जितना मारना है वो मान लीजिए, और इसे अपना कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में ये वीडियो कहाँ चली जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आगे चलते हैं, तो हम यहाँ अब देखते हैं कि विटामिन्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखते हैं? विटामिन्स के बारे में देखते हैं। तो विटामिन्स के बारे में हम देखते हैं। It has been observed that certain organic compounds are required in a small amounts of our diet, but deficiency causes significant diseases. Their compounds are vitamins। ठीक है ना, कहा गया कि विटामिन जो है ना, वो हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बट इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए, इनकी अगर कमी हो जाए तो हमें बीमारी हो सकती है। ठीक है, और बीमारी यही इन्हें कहा गया विटामिन। ठीक है, विटामिन को क्या कहा गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी आवश्यकता हमें स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए, स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए होती है, बट जब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी से ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करते हैं। विटामिन आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। विटामिन को पानी में घोलने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी चाहे सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, बट इनसॉल्युबल इन वाटर आल्सो केप्ट इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट कुछ कौन से ग्रुप इस ग्रुप में कौन से विटामिन रह सकते हैं? तो फैट में और ऑयल में सॉल्व होने वाले विटामिन को रखा जा सकता है, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दे आर द विटामिन जैसे ए डी ई के, ये क्या होता है? फैट डिसॉल्व विटामिन होते हैं, जिसमें जो सिर्फ फैट डिसॉल्व से विटामिन होते हैं। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, कीड़ा से आप याद कर सकते हैं, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा से आप याद कर सकते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सिंपली पूछ दिया जाता है, देयर आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोस टिश्यूज। ये कहाँ कहाँ आपको पाए जाते हैं? तो लीवर में हम देखते हैं इसके बारे में, और एडिपोस टिश्यूज में हमें ये देखने को मिलते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुल सकें। तो बीटा कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर सो दैट आर ग्रुप इन टुगेदर। बीटा, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी बी के आ गए ना, विटामिन B12, विटामिन B11, ये सब जितने भी आ गए ना, ये सब इस ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, और विटामिन सी ये पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें इस ग्रुप में रखा जा सकता है। The water soluble vitamin must be supplied regular diet because they are readily excreted of urine and do not stored in our body। देखिए, जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, और ये विटामिन सी होते हैं ना, ये सभी हमें हमेशा ही डेली हमें लेना पड़ता है। अपने भोजन में क्या होना चाहिए? अपने फूड में जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही हमारे यूरिन के द्वारा
ठीक है, हमारे यूरिन के द्वारा जो गंदगी हमारे शरीर के द्वारा निकलती है उसके द्वारा निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, B12 को छोड़ करके जितने भी होते हैं ना, B12 बी कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट हो गए और विटामिन सी, ये सभी यूरिन के मतलब मलमूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। आगे चलते हैं, द लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इसके बाद ये खत्म हो जाता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन नोन एज बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स। जो प्रोटीन होता है ना, वो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसे इसलिए इसे बायोकैटलिस्ट एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम्स हैव फॉलोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एंजाइम होता है ना, अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबी उसमें होती है। पहली होती है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या है? पहली है कि जनरली वन कैटालाइज ओनली वन केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन। जनरली क्या होता है कि एक एंजाइम एक ही कैटलिस्ट का रोल निभाता है और एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10⁻20 टाइम्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक एंजाइम होता है वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, जो एंजाइम अगर कैटलिस्ट की तरह यूज करने लगे, ठीक है, आने लगे, तो एक कैटलिस्ट कितना किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है? तो 10⁻29, ठीक है, टाइम्स बढ़ा सकता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। काफ़ी ज़्यादा ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी खतरनाक इन्फॉर्मेशन हमें आज प्राप्त हुई है। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की खूबी क्या है, मतलब एंजाइम की हमें आवश्यकता क्यों होती है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन कन्वर्ट मिलियन ऑफ सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ सब्सटेंस को वो प्रोड्यूस करता है। मिलियंस ऑफ सब्सटेंस को एंजाइम जो है ना, 1 सेकेंड में तोड़ के धर देता है। मतलब जितने 1 मिलियन मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मिलियन सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को तोड़ के रख देता है एंजाइम। कितने, आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति हमारे पेट में एंजाइम्स की होती है। जैसे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। द एंजाइम्स आर डीनेचुरेटेड एट अ हायर टेम्परेचर। जब ज़्यादा टेम्परेचर, शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो एंजाइम जो होता है ना, डीनेचुरेटेड होता है, मतलब नष्ट होने लगते हैं। एंजाइम आर वेरी एफिशिएंट एंड वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब कि नेचर में इनका रोल काफ़ी ज़्यादा यूज है। मतलब इनका जो नेचर में है ना, नेचर काफ़ी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंजाइम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत खास है। नेचर की बात करें ना, तो बहुत खास है एंजाइम। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी लाइज 40 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच वाला जो टेम्परेचर होता है ना, एंजाइम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है एंजाइम के लिए। तो ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तब, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे और ज़्यादा करने की आस लगती है और मुझे और ज़्यादा अच्छी मुझे और ज़्यादा अच्छी मुझे मतलब बात लगती है, समझे। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं ज़रूर ही इसका आपको आंसर बताऊंगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।